सक्सेना और फरहान सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, कल मैंने आपको ख्यात मूल्यांकन की विधियां बताई थी। उनमें पहली विधि थी औसत लाभ विधि, जिसका जिक्र मैंने अपने भाग 1 वीडियो में किया था। आज मैं दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये क्या है, कैसे ख्यात की गणना की जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अधिलाभ है क्या, सुपर प्रॉफिट है क्या। अधिलाभ विधि के अंतर्गत आपको ख्यात का मूल्य याद करना औसत लाभ विधि की तुलना में अधिक संतोषजनक माना जाता है। साधारण भाषा में अधिलाभ का आशय उस लाभ से है जो व्यवसायी अपने समकक्ष, अपने बराबर समकक्ष दूसरे व्यापारों व्यवसायी द्वारा अर्जित लाभ की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करता है। जैसे माना मिस्टर एक्स हैं, एक कपड़े के व्यापारी हैं और उन्होंने 50,000 रुपये की पूंजी लगाई। कितनी लगाई? 50,000 की। और एक वर्ष में उन्होंने 5,000 रुपये लाभ का कमाया, यानी 5,000 रुपया लाभ प्राप्त किया। परंतु बाई एक व्यापारी है, उसने भी इसी पूंजी से व्यापार शुरू किया, उन्हीं परिस्थितियों में किया जिसमें एक्स कर रहा था, और इस व्यापार से उसने 5,500 रुपये प्राप्त किए। तो बाई ने 5,500 प्राप्त किए, एक्स ने 5,000 प्राप्त किए। तो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई 500 रुपया। तो ये 500 हमारा जो अधिक लाभ बाई ने कमाया, ये हमारा सुपर प्रॉफिट होगा, अधिलाभ होगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब आप समझ गए होंगे कि अधिलाभ क्या है। परंतु अधिलाभ का अर्थ जो है यहां पर एक विशेष तरह से लगाया जाता है। तो यदि व्यवसाय में वास्तविक औसत लाभ फर्म के सामान्य लाभ से अधिक होते हैं तो इस अधिक को अधिलाभ कहा जा सकता है या कहा जाता है। किसके? कि वास्तविक लाभ औसत फर्म के सामान्य लाभ से, जो हमारे औसत लाभ हैं फर्म के सामान्य लाभ से अधिक होते हैं तो इस अंतर को, डिफरेंस को सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ कहा जाता है। यानी सुपर प्रॉफिट बराबर हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी इन दोनों का अंतर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस क्या कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा निकल आएगा सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम ख्यात के मूल्य निकालने के लिए क्या क्या स्टेप करते हैं? तो हम 4 स्टेप हमारे होते हैं। तो पहला स्टेप, पहला चरण क्या होता है कि पहले तो हम औसत लाभ या वास्तविक लाभों की गणना करते हैं। दूसरा स्टेप होता है विनियोजित पूंजी में सामान्य प्रत्याय की दर से गुणा करके विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ निकाला जाता है। उसके बाद वास्तविक औसत लाभ में से हम किसे घटा देते हैं? सामान्य लाभ को घटा देते हैं। तो हमारा निकल आता है अधिक लाभ। और अब
ख्यात का मूल्य निकालते हैं तो ख्यात का मूल्य बराबर अधिलाभ गुणे क्या का गुणा करते हैं, वर्ष में क्रय किए गए वर्षों की संख्या से गुणा कर देते हैं, तो हमें पूरी फर्म की ख्यात का मूल्य निकल आता है। ठीक है, तो यानी गुडविल बराबर हम कैसे निकालते हैं, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब व्यवसाय में विनियोजित पूंजी का निर्धारण, अभी तक तो हमने आपसे कह दिया कि विनियोजित पूंजी पर दर निकाल ली, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती विनियोजित पूंजी का निर्धारण कैसे करें, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस कैसे करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो है एक प्रक्रिया अपनानी होती है। वो प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आती हैं, दृश्यमान स्थायी संपत्तियां और अदृश्य स्थायी संपत्तियां। संपत्तियां दो तरह की होती है, एक दृश्य होती हैं, एक अदृश्य होती हैं दोनों ही स्थायी, लेकिन एक दिखाई दे रही है, एक नहीं दिखाई दे रही है। तो इन संपत्तियों को चालू बाजार मूल्य पर लिया जाना चाहिए। यदि प्रश्न में न दिए गए हों तो पुस्तक मूल्य पर ही इनका मूल्य लिया जाना चाहिए। अदृश्य संपत्तियां, अदृश्य संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं, पहले तो आप ये बता दें। अदृश्य संपत्तियों को इंटेंजिबल एसेट भी कहते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं हमारी कौन सी, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि। तो ख्यात को छोड़कर बाकी जितनी भी हमारी अदृश्य संपत्तियां होती हैं उनको शामिल किया जाता है, और किस मूल्य पर, उनके वसूली मूल्य पर, ना कि पुस्तक मूल्य पर। अगर वसूली मूल्य नहीं दिया गया है तो पुस्तक मूल्य पर। ख्यात, अब कभी कभी आपने देखा होगा ख्यात बैलेंस शीट के एसेट साइड में होती है, पहले से ही गिवन होती है, दी गई होती है, तो इस राशि को कभी भी हम शामिल नहीं करते, क्योंकि मुझे नई ख्यात का मूल्य तो निकालना है। दूसरा चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां आप सब जानते ही, तो इन्हें हमेशा शुद्ध मूल्य पर दिखाया जाता है। शुद्ध मूल्य का मतलब क्या होता है, जैसे देनदार हैं तो इसमें प्रोविजन घटा दिया जाएगा, और संपत्तियां जिनको वसूली मूल्य जो होता है उन पर दिखाया जाता है। विनियोग, अब विनियोग भी दो तरह के होते हैं, एक व्यापारिक विनियोग, एक गैर व्यापारिक विनियोग, यानी वाह विनियोग। तो जो गैर व्यापारिक विनियोग होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है, और जो व्यापारिक विनियोग होते हैं उनको उनके पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर, और अगर पुनर्मूल्यांकन मूल्य नहीं दिया गया है तो चिट्ठे के मूल्य पर यानी पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाता है, शामिल किया जाता है। कृत्रिम संपत्ति, यानी कृत्रिम संपत्तियां कौन कौन सी हैं, जैसे प्रारंभिक व्यय, अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट, अभिगोपन, कमीशन, ये सब हमारे अस्थिगत या कृत्रिम व्यय कहलाते हैं। इन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, इन्हें कभी भी जोड़ा नहीं जाता है। बाहरी दायित्व, आउटसाइड लायबिलिटी, संपत्तियों के मूल्य को उपयुक्त प्रकार से गणना करने के बाद इनमें से बाहरी दायित्व, आउटसाइड लायबिलिटी को घटा दिया जाता है, और गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व दोनों को शामिल किया जाता है। अब आती है पूर्वाधिकार अंश पूंजी। विनियोजित पूंजी गणना करने के लिए पूर्वाधिकार अंश दो प्रकार के होते हैं, एक भागयुक्त, दूसरा गैर भागयुक्त। गैर भाग को कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, और भारयुक्त को कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। यदि पूर्वाधिकारी अंश भारयुक्त है तो विनियोजित पूंजी की गणना करते समय घटाया नहीं जाएगा, और इसके विपरीत
यदि गैर भागयुक्त है तो इन्हें बाहरी दायित्व मानकर घटा दिया जाए। औसत विनियोजित पूंजी उपयुक्त गणना व्यवसाय में लगी पूंजी को सही नहीं माना जाता है, क्योंकि व्यवसाय में लाभ वर्ष पर्यंत होते हैं। अतः अधिकतर विद्वानों का मत है कि ख्यात निकालने के लिए औसत नियोजित पूंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये तो रही औसत विनियोजित पूंजी की बात। अब आपको ये बता दूं कि अधिलाभ प्रणाली जो मैं आज आपको बता रहा हूं, अधिलाभ विधि, इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियां या दोष। तो सबसे पहले मैं लाभ पर चर्चा करूंगा कि ये प्रणाली ख्यात निकालने की सबसे उत्तम प्रणाली मानी जाती है। इसका प्रयोग अधिकतर कंपनियों के एकीकरण, संविलियन तथा उन परिस्थितियों में किया जाता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है। क्रय करने की दशा में भी ख्यात का सही मूल्यांकन किया जाता है और एक नए व्यापार में पूंजी लगाते समय प्रत्येक क्रेता व्यापार की वित्तीय स्थिति और उपार्जन शक्ति दोनों पर गहन दृष्टिपात करता है। यह विधि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित सीमा तक सहायता पहुंचाती है। तो ये तो इसके लाभ हो गए। अब मैं आपको इसके हानि या दोष भी बता दूं कि ये प्रणाली ख्यात निकालने वाला व्यक्ति ये अनुमान लगाता है कि अधिलाभ में जितनी वर्षों का गुणा किया गया है उतनी वर्षों में उसे ख्यात की राशि उस व्यापार से वसूल हो जाएगी जिसको उसने क्रय किया है। माना अधिलाभ की राशि 40,000 है और उसे 3 वर्ष का गुणा करके 1,20,000 ख्यात की राशि निकाली गई, परंतु ये इस बात का जो ध्यान रखना भूल जाता है कि ख्यात की राशि 1,20,000 जो दी गई है वो 40,000 प्रति वर्ष वसूली हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए यह ब्याज की छत क्रेता को इस पद्धति में होती है और इससे निष्कर्ष निकलाता है कि ख्यात के मूल्यांकन की यह विधि भी दोष मुक्त नहीं। यानी पहले हमने कुछ कमियां देखी औसत लाभ विधि में, तो हम आए सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि में, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो इन कमियों को ध्यान में रखते हुए अब हम कल आपको अगले वीडियो में बताएंगे तीसरी विधि भाग 3, वो होगा पूंजीकरण विधि। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।